बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पिछले लेसन में हमने कक्षा 8 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उससे ये जाना था कि 18वीं सदी में राजस्थान का परिदृश्य कैसा था। तो हमने उसमें जाना था कि राजस्थान की तरफ किस तरह से मराठे रुचि दिखा रहे थे। तो उसी पाठ को, उसी लेसन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें देखना है हुरडा सम्मेलन के बारे में। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान के सभी राजपूत शासक मराठों की तरफ से सशंकित हो चुके थे, क्योंकि दिल्ली कमज़ोर हो चुका था। तो इधर राजपूतों को भय था कि हमारी स्वतंत्रता को या हमारे शासन को मराठों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। तो किस तरह से भविष्य में मराठों की चुनौती का सामना किया जाए, उस चुनौती के लिए क्या रणनीति हो, इसके लिए मराठों के विरुद्ध राजपूतों ने एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया। तो मराठों के विरुद्ध राजस्थान में राजपूत शासकों द्वारा रणनीति बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसको इतिहास में हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। हुरडा जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिला है उसके अंतर्गत एक स्थान है। तो ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो आइए पहले कुछ बिंदु जान लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे हम। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था, मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई। हुरडा सम्मेलन में आमेर जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने भाग लिया। जोधपुर की तरफ से अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा से महाराव दुर्जनसाल ने हिस्सा लिया। इस हुरडा सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया। उस अहदनामे में सभी राजपूत शासकों के मध्य यह तय हुआ कि अब से हम सबको हिलमिल करके रहना है। एक का शत्रु दूसरे का शत्रु हो गया और एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा। यानी कि राजस्थान के राजपूत शासकों का शत्रु सभी शासकों का शत्रु होगा और राजस्थान के राजपूत शासकों का मित्र सभी राजस्थान के राजपूत शासकों का मित्र होगा। सभी ने मिलकर के यह तय किया कि कोई भी नई योजना साथ मिलकर के बनाई जाएगी। क्योंकि जब हुरडा सम्मेलन हो रहा था तो उस समय वर्षा ऋतु का समय था। तो वहां पर यह तय किया गया कि वर्षा ऋतु के पश्चात सभी राजपूत शासक रामपुरा में एकत्र होंगे और वहां पर एक नए सिरे से रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन यह हुरडा सम्मेलन एक तरह से असफल हो गया। हुरडा सम्मेलन में जो अहदनामा तैयार किया गया उसकी कोई पालना नहीं की गई। तो यहां पर हमने देखा कि जो हुरडा सम्मेलन है, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो हुरडा सम्मेलन में जो भाग लेने वाले शासक थे उसमें आपको याद रखना है मेवाड़ या उदयपुर के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, उन्होंने ही हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कोटा से महाराव दुर्जनसाल, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह और जयपुर से सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन ये हुरडा सम्मेलन विफल हो गया। हुरडा सम्मेलन के विफल होते ही ये तय हो गया कि राजपूत शासकों की जो मराठा नीति है वो एक असफल नीति है। ये प्रश्न उठता है कि राजपूतों की जो मराठा नीति थी वो असफल क्यों रही। तो उसमें प्रमुख बात ये आती है कि राजपूतों की जो मराठा नीति थी उसके असफल होने के प्रमुख कारण ये थे कि एक तो सवाई जयसिंह की उदासीनता थी। सवाई जयसिंह के निर्णयों में स्पष्टता नहीं थी। सवाई जयसिंह के जो निर्णय थे वो अस्पष्ट हुआ करते थे और उनमें भी ऐसा लगता था कि सवाई जयसिंह अपने स्वार्थों को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। अब जो राजपूत शासक हैं वो तो कोई ठोस रणनीति बना नहीं पाए। मराठा राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत पर नज़र टिकाए हुए थे कि कहाँ हमको ये लगता है कि कौन सा शासक कमज़ोर है और कहाँ हमको आक्रमण करना है, कहाँ हमको किस तरह की नीति अपनानी है। ये मराठा शासकों ने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर नज़र बना के तय करना शुरू कर दिया। पेशवा बाजीराव बड़ा ही होशियार और चतुर व्यक्ति था।
मराठों का जो पेशवा था बाजीराव, उसका तो एक ही लक्ष्य था कि मुझे तो अटक से लेकर के कटक तक मराठा ध्वज फहराना है। तो इस बात के लिए मराठों की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने एक तरह से भारत को दोबारा से एक बड़े साम्राज्य में, एक मराठा साम्राज्य में विस्तृत करने की जो सोची, उसके लिए वो एक रणनीति पर भी काम कर रहे थे। अब पेशवा बाजीराव ने क्या किया कि अपनी माता राधाबाई को उस समय राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। और तीर्थ यात्रा पर भेजने का उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, एक धार्मिक उद्देश्य तो था ही कि उसकी मां तीर्थ यात्रा के बहाने राजस्थान आई। उसका जो राजनीतिक उद्देश्य था उसमें यह था कि राधाबाई के माध्यम से पेशवा बाजीराव राजस्थान की नब्ज टटोलना चाहता था कि चल क्या रहा है वहां पर। तो उस समय पेशवा बाजीराव को कई माध्यमों से सूचना मिलती है कि राजस्थान में तो उत्तराधिकार संघर्ष छिड़े हुए हैं, और उस समय जो गर्मा गर्म, जो ताजा ताजा उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा हुआ था वो जयपुर राज्य में था, जो आमेर जयपुर का राज्य है। अब हम इस जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष, इसमें हमें पता लग रहा है कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय ये मेवाड़ के शासक थे। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह 1708 ईस्वी में जयपुर के या आमेर के, हमें कहना चाहिए आमेर के सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर हुआ कि सवाई जयसिंह और चंद्र कुंवर बाई, इनसे उत्पन्न पुत्र ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा, वो आमेर का शासक बनेगा। तो सवाई जयसिंह और चंद्र कुंवर बाई का विवाह हो जाता है 1708 में, और 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। अब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हम देखते हैं कि दो पुत्र इसके परिदृश्य में आते हैं। एक तो है सवाई जयसिंह और चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न संतान माधव सिंह, और एक इसका पुत्र था ईश्वर सिंह। तो सवाई जयसिंह के दो पुत्र हो गए, एक तो हो गया ईश्वर सिंह, एक हो गया माधव सिंह। ईश्वर सिंह तो एक स्वाभाविक दावेदार था जयपुर का शासक होने का, क्योंकि ईश्वर सिंह सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, और माधव सिंह छोटा पुत्र था। लेकिन मेवाड़ की नजर बनी हुई थी इधर जयपुर पर। मेवाड़ के जो महाराणा थे जगत सिंह, उन्होंने जयपुर को एक शर्त याद दिला दी कि 1708 में जो विवाह हुआ था सवाई जयसिंह और चंद्र कुंवर बाई का, उससे उत्पन्न पुत्र है माधव सिंह। तो उस शर्त के अनुसार माधव सिंह ही जयपुर का शासक बनेगा। तो अब यहां पर संघर्ष होना स्वाभाविक था, ईश्वर सिंह अपने दावे को लेकर के और माधव सिंह अपने दावे को लेकर के। ईश्वर सिंह और माधव सिंह ये दोनों जयसिंह के पुत्र हैं, इन दोनों में संघर्ष छिड़ जाता है कि जयपुर का शासक कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। और मराठा जो थे उन्होंने इस अवसर को एक स्वर्णिम अवसर माना राजस्थान में पैर जमाने का। तो माधव सिंह और ईश्वर सिंह के समर्थन में, या कहना चाहिए ईश्वर सिंह और माधव सिंह के संघर्ष में एक नया व्यक्तित्व सामने आता है, मल्हार राव होलकर। ये मराठा सरदार थे। मल्हार राव होलकर ने माधव सिंह का पक्ष लेना उचित समझा, और इधर माधव सिंह का मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय भी माधव सिंह के पक्ष में था, क्योंकि मेवाड़ उस शर्त को भूला नहीं था। तो यहां पर मल्हार राव होलकर माधव सिंह का पक्ष ले लेता है, और माधव सिंह का जो मामा था यानी कि मेवाड़ का जो महाराणा था, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय भी माधव सिंह का पक्ष लेता है। ईश्वर सिंह और माधव सिंह में उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े जाते हैं। एक तो होता है राजमहल का युद्ध और एक होता है बगरू का युद्ध। तो राजमहल और बगरू के युद्ध ईश्वर सिंह और माधव सिंह में होते हैं, किस बात को लेकर के कि जयपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन अंततः जो जीत होती है वो माधव सिंह की होती है। अब जो ईश्वर सिंह है
कहा जाता है कि ईश्वर सिंह को, इसका एक सेनापति था हरगोविंद नाटाणी, ईश्वर सिंह को हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो ईश्वर सिंह जयपुर के ऐसे महाराजा थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो जयपुर के ऐसे कौन से महाराजा थे जिन्होंने आत्महत्या की? वो थे ईश्वरी सिंह, इनको ईश्वरी सिंह भी कहा जाता है। तो राजस्थान को पहचानो श्रृंखला के अंतर्गत हमने ये समझने की कोशिश की कि मराठे किस तरह से राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते थे। तो जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में उन्होंने मल्हार राव होलकर के माध्यम से दखल दे ही दिया और इतना आतंकित हो गया ईश्वर सिंह कि उसको आत्महत्या तक करनी पड़ी थी। तो ये था मराठों का राजस्थान में पैर जमाने का तरीका और जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष उसका एक माध्यम था। तो आगे हम अगले लेसन में ये जानेंगे कि 18वीं सदी में और क्या क्या घटनाएं, जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको ही हम ले रहे हैं, तो क्या क्या प्रमुख घटनाएं राजस्थान में घटी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को राजस्थान के बारे में ये जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान के इतिहास का, जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना हो, सिर्फ उतना ही हम ले रहे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा स्वीकृत पुस्तकों में जो दिया गया है। बाकी जो बहुत सारी घटनाएं हैं, एक एक घटना को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल होता है और सामान्य ज्ञान में ये पूछा भी नहीं जाता है कहीं। तो मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।